दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपका 908 नंबर जो सब्जेक्ट है 908 नंबर जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का। इसके प्रश्न उत्तर कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, किस तरह के प्रश्न बनेंगे, क्या पूछे जाएंगे, उसकी चर्चा अब इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी आपके विषय हैं जो 901 से लेकर के 907 तक के वो सारे विषय करवा दिए हैं। तो उन विषय को ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में भी आती है, उसको आप टच करके अपने सारे वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और कम से कम हर सब्जेक्ट को 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है। जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इस पूरे पाठ्यक्रम को अगर ढंग से पढ़ते हैं, रिवाइज करते रहते हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में, मानचित्र से क्या आशय है? तो पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है या मानचित्र कहलाता है। लघु रूप मतलब छोटा रूप। मानचित्र दो शब्दों, एक तो मान और दूसरा चित्र से मिलकर के बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यवसाय लिखिए। तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ या परिभाषा आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले बता देंगे आप रेमंड मूरे के अनुसार क्या है। सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन होता है। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें, अगर हम रेमंड और मूरे की परिभाषा लिख देते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी हम परिभाषा अगर अलग से याद करना चाहें तो सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उच्च एवं निम्न स्थिति में विभक्त कर दिया जाता है, और जब यह विभाजन समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे ही सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बताइए। तो नगर निगम को कैसे आय मिलता है? तो मकान कर लेता है नगर निगम का, जल कर लेता है, शौचालय कर लेता है। ठीक है, हाट एवं बाजारों से आय लेता है, जो सब्जी मंडियाँ होती हैं, जो रेहड़ियाँ लगती हैं, वहाँ से जो है ये आय लेता है। नगर निगम शुल्क जैसे गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, ठेला पर वार्षिक शुल्क लगाता है। सीमा शुल्क भी लेता है नगर निगम। ठीक है, टोल टैक्स के पास जो होता है, ये रोड का तो टोल टैक्स होता है लेकिन ये सीमा शुल्क भी लेता है। और सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी नगर निगम को मिलती है। तो इस तरह से नगर निगम के प्रमुख आय के साधन हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, सामूहिक परिचर्चा के 2 लाभ लिखिए। तो सामूहिक परिचर्चा के निम्न लाभ हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला है श्रवण सीखने वालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो श्रवण सीखने वाले के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक समूह चर्चा में सभी प्रतिभागियों को अपने विचारों और भावों को साझा करने का अवसर मिलता है। ठीक है, शोध और तर्क के तैयार करने में मदद करता है। शोध और तर्क को तैयार करने में मदद करता है। देखो, शोध और तर्क मतलब होता है कि हम कुछ खोजते हैं और कुछ ढूंढते हैं, तो उसमें ये मदद करता है। छात्रों को समूह चर्चा में सीखने के लिए शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं जो उपयोगी बातचीत की ओर ले जा सके। ठीक है, तो ये आपको 2 मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आप मेन पॉइंट एग्जाम में कभी भी सही लिखते हो, ठीक है, आगे आप कोई गलती कर देते हो लिखने में या कुछ नहीं आता है तो भी आप कुछ समझाते हुए लिखते हो, आपका मेन पॉइंट देख करके एग्जामिनर जो है आपको पूरे नंबर देगा। तो ये मेन पॉइंट जो होते हैं इन्हीं को आपको बहुत विशेष रूप से याद रखना है। विशेष रूप से मेन पॉइंट अगर आप सारा याद कर लेते हैं तो इससे बेहतर तो बात कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप मेन पॉइंट भी नहीं लिख पाते हैं तो समझिए कि आपके नंबर कटेंगे। हो सकता है नंबर ना भी मिले। मेन पॉइंटों का बहुत महत्व होता है एग्जाम में। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपकी पूरी कॉपी को पढ़े। वो मेन पॉइंट देखता है कि विद्यार्थी ने भाई लिखा क्या है, कैसे लिख रहा है वो। ठीक है, और जितना प्रश्न है पहले स्टार्टिंग में आप प्रश्नों को सही करें, गलतियां ना करें। जितना अच्छा आप स्टार्टिंग में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लास्ट तक फिर एग्जामिनर देखने की कोशिश नहीं भी करता है। इतिहास शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। इतिहास शिक्षण के 2 उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो मैंने 8 उद्देश्य लिखे हैं, तो आप इतिहास शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य लिख सकते हो। ये आठों जो है उद्देश्य आप याद करना चाहें तो 8 कर ले, 4 करना चाहें 4 कर ले। लेकिन अगर ये इतिहास शिक्षण के 2 उद्देश्य 2 नंबर का पूछा होगा, अगर ये 5 नंबर का पूछ जाए तो आपको 5-6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना या जागृत करना जो है इस शिक्षण का उद्देश्य है। वर्तमान को स्पष्ट करना इस शिक्षण का उद्देश्य है इतिहास का। और
मानसिक शक्तियों का विकास करना भी इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है। नैतिक मूल्यों को ग्रहण कराना भी जो है इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, सामाजिक गुणों का विकास करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, सारे के सारे जो विकास हैं ये सारे इतिहास शिक्षण के द्वारा कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उद्देश्य हो गए इसके। आगे चलिए। अच्छा, जो विद्यार्थी अभी लेट जुड़े हैं उनको बता दूं, या फिर पहले से जुड़े हुए हों जिन्होंने नोट्स ना लिए हों, अगर वीडियो से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन वीडियो से पढ़ पाना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उस चक्कर में बहुत सारे विद्यार्थी जो एडमिशन लेते हैं 70-70, 60-60, 50-50 हज़ार रुपये दे करके, और सोचते हैं मैं वीडियो से काम चला लूँगा, लेकिन वो वीडियो से ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। और फाइनली पता चलता है कि 200-400-500 रुपये के लिए आपने जो है अपना स्कोर डाउन कर लिया। ठीक है, अपना सब्जेक्ट खो दिया, अपना स्कोर मार्क्स खो दिया। तो इसको आपको ध्यान रखना, अपने स्कोर को जरूर बना के रखें किसी भी कंपटीशन में जब आप ये देंगे। ठीक है, तो आप कंपटीशन की तैयारी में जब जाते हैं तो आपकी रैंकिंग बहुत, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, किसी जगह पे जाते हैं जॉब के लिए तो परसेंटेज आजकल बहुत वैल्यू रखती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया। जैसे कि हम सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं तो सेकंड ईयर के नोट्स जो है 599 में ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे आपको पास। जो भी विषय है वो सारे सब्जेक्ट के आंसर के साथ में, जैसा आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ जैसा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पीडीएफ जैसा लिखा हुआ है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा, पूरे पीडीएफ ऐसे ही मिलेंगे। जितने वीडियो आपने देखे हैं, जो वीडियो आपने देखे हैं वैसे के वैसे पीडीएफ मिलेंगे। आपको करना सिंपल है, 8469022568 इस पे आपको पेमेंट करना है। आप सेकेंड ईयर के विद्यार्थी 599 पेमेंट करेंगे। जी पे या फ़ोन पे कर सकते हैं आप। कांटेक्ट कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे पीडीएफ नोट्स के लिए। जैसे आप पेमेंट करते हैं स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, यही व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो 8469022568, यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम आपको बता देंगे कि भाई इस नंबर पे पेमेंट करिए। बस सिंपल सा लिखा है, इसमें तो कुछ है नहीं हो। आपको कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप पे नोट्स के लिए, 599 रुपीज़ पेमेंट करना है। आपको जो पूरे पीडीएफ जितने भी सब्जेक्ट हैं, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, इस तरह से जो भी आपके विषय जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विद इन 1 मिनट जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इतिहास तथा भूगोल में सह संबंध लिखिए। भाई इतिहास में और भूगोल में क्या संबंध है, उसकी बात करें तो क्या बोल सकते हैं हम। इतिहास और भूगोल में सह संबंध क्या हो सकता है। इतिहास और भूगोल दोनों ऐसे सामाजिक विषय हैं जिनमें घनिष्ठ संबंध है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर भौगोलिक परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इतिहास ये बताता है कि भौगोलिक परिस्थिति, यानी कि वहाँ का मौसम कैसा था, वहाँ की भूमि कैसी थी, पहाड़ थे, पठार थे, तो इसका बहुत बड़ा जो है संबंध यहाँ पे मिलता है। इतिहास का भूगोल से घनिष्ठ संबंध है। भौगोलिक ज्ञान के बिना इतिहास का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है, और भौगोलिक ज्ञान के अभाव में राजनय और सैन्य इतिहास और राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन असंभव है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये सह संबंध का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय के कोई 4 कारण लिखिए या चरण लिखिए। अब देखिए, राष्ट्रीय चेतना, कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है राष्ट्रवाद, जिसको हम देशभक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय चेतना का उदय मूलतः ब्रिटिश शासन का परिणाम था। ठीक है, हमने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है विरोध किया था, ये देशभक्ति दिखाई थी, हमने राष्ट्रवाद दिखाया था। ठीक है, अंग्रेजों की शोषण नीति से कई वर्गों का आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक हितों का एकीकरण हुआ, जिससे राष्ट्रीय चेतना का उदय यानी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राजनीतिक प्रशासन, आर्थिक एकीकरण, पश्चिमी विचार, प्रेस की भूमिका आदि ने राष्ट्रीय चेतना जागृत किया। इन सभी ने, ठीक है, सबका एकीकरण रहा था। और लोगों में इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, जातिवाद और संस्कृति ने राष्ट्रीय चेतना विकसित किया। तो ये जो है आप बता सकते हैं भारत भारत में राष्ट्रीय चेतना उदय के कोई 4 कारण क्या थे, तो ये सारे 4 कारण हम बता सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 4 कारण अगर आपसे पूछता है तो कम से कम ये 4 नंबर का पूछेगा या 3 नंबर का पूछेगा, ध्यान रखना है। 4 कारण लिख दिए तो 4 नंबर का पूछेगा, 3 कारण लिख दिए तो 3 नंबर का। कारण का नंबर दे दिया तो उतने नंबर का वो क्वेश्चन बन जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। भाई सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी सामाजिक जीवन जो थी उसकी क्या विशेषताएं थी। तो सिंधु घाटी का समाज जो है मातृ प्रधान था, यानी कि क्या बोल सकते हैं, मातृ प्रधान का मतलब जो है हम कह सकते हैं
कि जो सिंधु घाटी के लोग जो है माता का वर्चस्व ज़्यादा मानते थे। आज के समाज में पिता का जो है मेन मानते हैं ना, पिता को मेन मानते हैं। उस समय माता को मेन माना जाता था। सिंधु घाटी के निवासी का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और उस व्यवसाय में जो कौन कौन सी चीज़ें उगाई जाती थी उस समय, तो आज के टाइम का तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। तो उस समय जो उगाई जाती थी मुख्यतः वो गेहूं थी, जौ थी, कपास थी, मटर थी, तिल थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय या उनके निवासियों द्वारा मुख्य रूप से कौन सा फसल उगाया जाता था? तो गेहूं, जौ, कपास, मटर और तिल। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिंधुवासी विश्व के सूत कातने वाले, ठीक है, सूत कातने वाले तथा वस्त्र निर्माण करने वाले प्रथम लोग थे। ठीक है, यहाँ धातुओं के सुंदर आभूषण बनाए जाते थे तथा सीप, शंख, हाथी दांत आदि के भी आभूषण बनाए जाते थे। मनोरंजन के प्रमुख साधन नृत्य, संगीत, जुआ खेलना, शिकार खेलना तथा चौपड़ खेलना थे। और स्त्री और पुरुष दोनों ही शालों का प्रयोग करते थे। जो शाल ओढ़ते हैं वो दोनों ही ओढ़ते थे। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अंगूठिया, कड़े, कंगन और कंठहार, कुंडल आदि आभूषणों को धारण करते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसका सामाजिक जीवन कैसा है उसके बारे में बताया गया है। अब जो है आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र हेतु शिक्षा की आवश्यकता, उद्देश्य, लाभ लिखिए। तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसके हम बात करते हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, समझाइए। तो भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है कि यानी कि कोई भी धर्म का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। अपना धर्म वो जो लोग मान रहे हैं वो मान सकते हैं, चाहे वो दूसरे धर्म को ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी धर्म, पर्टिकुलर धर्म को समर्थन नहीं दिया जाएगा। इसका आशय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि एक राज्य में कई धर्म के लोग निवास कर सकते हैं और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अंटार्कटिका महाद्वीप की कोई चार भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? ये आपका पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हाईलाइट कर। यह एकमात्र महाद्वीप है जो अलग और शून्य आबादी वाला है, यानी कि लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला महाद्वीप है। इसकी सबसे मोटी बर्फ 4 किलोमीटर से अधिक गहरी है। कितनी है? मोटी बर्फ जो है वो 4 किलोमीटर से अधिक गहरी है। बर्फ की चादर के नीचे पहाड़ों, घाटियों और मैदानों का एक छिपा हुआ दृश्य है। ठीक है, बर्फ, जिस जमीन पे आप खड़े हो वो बर्फ है, और उस बर्फ के नीचे पानी भी है, और उस पानी में हो सकता है कि पानी ना हो तो वहां पर पहाड़ भी है, और पहाड़ भी बर्फ में ढक चुके हैं। समझ गए आप? एशिया का एशिया को विषमताओं का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट है। संसार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान भी यही है। और संसार में सबसे आर्द्र तथा सबसे शुष्क जलवायु क्षेत्र भी एशिया में ही मिलते हैं। अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा एशिया की औसत ऊंचाई ज़्यादा है। यहाँ साथ ही यहाँ मैदान भी अन्य महाद्वीपों के मैदानों की अपेक्षा अधिक समतल है, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं है। एशिया की जनसंख्या लगभग संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 57% है। आगे देखिए, अकबर की धार्मिक नीतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने को बोलेगा। तो अकबर की जो धार्मिक नीति वो कैसी थी? हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया और करवाया गया। धार्मिक नीति में उसने क्या करा? हिंदू राजकुमारियों से विवाह भी किया और अपने जो मुस्लिम लोग थे उसके रिश्तेदार थे उनको करवाया भी। जजिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। जजिया कर लिया जाता था, उसमें तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, उसकी समाप्ति अकबर ने अपने धार्मिक हितों में की थी। उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की, ये भी बहुत अच्छी बात है। धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, यानी कि आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया। जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे हमारे, उनको जो है इन्होंने अ, अपने लैंग्वेज में भी, मतलब अपने भाषा में अनुवाद कराया। हिंदू प्रथाओं, त्योहारों को अपनाना प्रारंभ करवाया। ठीक है, हिंदू त्योहारों को इन्होंने मानना प्रारंभ किया। और इबादत खाना, सर्वधर्म संसद बनवाया। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनकी धार्मिक नीति हैं जिनको आप पॉइंटों के माध्यम से स्पष्ट करवा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का
शासन प्रबंध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राज्य में राजा की स्थिति कूट कूटस्थनीय थी होती थी। राजा शासन के विभिन्न अंगों का प्रधान था। वह सैनिक, न्यायिक, वैधानिक एवं कार्यकारी मामलों का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। वह सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, न्याय का प्रधान न्यायाधीश, कानूनों का प्रवर्तक एवं धर्म प्रवर्तक माना जाता था। साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति वह स्वयं करता था और वह प्रशासन का प्रमुख स्रोत था। शासन के कार्यों में वह सदैव व्यस्त रहता था। अब अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे और क्या बताना चाहते हैं आप, देखिए। रोल प्ले विधि के कोई 4 लाभ लिखिए। रोल प्ले आपका इंग्लिश में भी पूछता है। ठीक है। तो आपको अगर हिंदी में समझ में आता है, अगर यहाँ पे हिंदी का अनुवाद करके इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो रोल प्ले को यहाँ पे भी समझ सकते हैं। नेतृत्व, साक्षात्कार और सामाजिक संपर्क, समूह चर्चा में कौशल विकसित करता है। कौन? रोल प्ले। छात्रों को खुद को दूसरे की जगह पर रखने और दूसरे की भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनने का अवसर प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था कि जब तक आप एग्ज़ाम से पहले सारे विषय कंप्लीट नहीं कर लेते हैं लगभग 4-4 बार, तब तक आप जो सोचिए कि आपने तैयारी कंप्लीट नहीं की है। हर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का जैसे रोल प्ले आपको आपने इंग्लिश में पढ़ा था कि रोल प्ले क्या होता है। ठीक है। इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश आपने लिया हुआ है या पैडागोजी ऑफ इंग्लिश लिया हुआ है, तो उसमें रोल प्ले का आपसे पूछा जाता है। अब आपको अगर हिंदी में रोल प्ले याद है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से बना करके भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। तो देखो, अब वहाँ का रोल प्ले यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी पूछा जाता है। यहाँ के बहुत सारी चीज़ें, इस सब्जेक्ट की बहुत सारी चीज़ें दूसरे विषय में आपसे पूछी जाएंगी, दूसरे विषय की बहुत सारी चीज़ें अगले उससे पहले वाले विषय में पूछा जाएगा। पहले सब्जेक्ट की जो 901 आपका सब्जेक्ट है, उसका कोई प्रश्न 903 में आ सकता है, 902 में आ सकता है, 904 में आ सकता है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं केवल 901 पढ़ के राजा हो गया, और कोई सोच रहा है मैं 902 पढ़ लिया, मैंने 901 पढ़ लिया, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बाद में देखूंगा, 903 तो बाद में देखी जाएगी। तो यहाँ पे गलती मत कर देना। 903 का क्वेश्चन हो सकता है 901 में आ जाए, 904 का क्वेश्चन हो सकता है 902 में आ जाए, तो फिर क्या करोगे? तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है। लास्ट ईयर जब मैंने बच्चों को समझाया था, मैंने कहा था कि देखो विद्यार्थियों, आप अगर अपना स्कोर बढ़िया बनाना चाहते हो तो बस आपको ये नोट्स जो मैं दे रहा हूँ इसको पढ़ो, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट एग्जाम से पहले कंप्लीट करने होंगे। एग्जाम से पहले आप वही सब्जेक्ट पढ़िए जिसका एग्जाम है, लेकिन एग्जाम जो आपका पहला एग्जाम शुरू होने वाला है उससे पहले आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने होंगे। अगर आप उसको 4-4 बार, 5-5 बार, जो भी आपके पास समय है उतनी बार रिवाइज कर लेते हो, रट लेते हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप किसी भी सब्जेक्ट में चूकोगे नहीं, क्योंकि आपको याद होगा यार ये तो मैंने पढ़ा था, क्योंकि यार इस विषय का ये भी टॉपिक मैंने पहले ही पढ़ा था, किसी किसी न किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा था, भले ही वो सब्जेक्ट याद ना आ रहा हो, लेकिन आपने पढ़ा था, तो आप जो है बना के थोड़ा सा उससे माइंड में इमेजिनरी करके उसको लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, रोल प्ले का और लाभ क्या है? समूह समस्या में कौशल विकसित करता है। ठीक है। कौशल विकसित करना सिखाता है। यह महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करके करने और तटस्थ निर्णय लेने में छात्र की मदद करता है। स्थितियों का निरीक्षण और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करता है, और छात्र को गलती करने के डर के बिना वास्तविक जीवन की स्थिति में चयनित व्यवहार का अभ्यास करने का अवसर देता है। तो ये सारे के सारे रोल प्ले विधि के लाभ हैं। ठीक है। 6 लाभ मैंने बताए हैं, आपसे 4 लाभ पूछा गया, तो आप सारे लाभ याद करिए, जितना हो सकता है उतना याद करिए। मैं तो कहूँगा जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपको याद होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कैसा पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया दृष्टांत कौशल क्या है, इसके घटकों को लिखिए। तो किसी विषय को उदाहरणों, चार्ट, मॉडल, नक्शे आदि की सहायता से स्पष्ट करना जो है दृष्टांत कौशल कहलाता है। अब जब व्याख्यान के द्वारा पाठ वस्तु पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती है, जब हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, सपोज करिए मैं आपको दृष्टांत कौशल ही बता रहा हूँ और मैं आपको ये केवल यहाँ पर लैंग्वेज लिख के बता रहा हूँ, तो जो है आप नहीं समझ पा रहे, तब जो है शिक्षक जो अध्यापक है वो आपको एक उदाहरण दे करके समझाएगा, कुछ चित्र देख करके, कुछ मॉडल दे देगा, कोई चार्ट दे देगा, कोई उदाहरण दे देगा, कुछ भी दे करके आपको समझाएगा। और जब आप उसको समझ जाते हैं, ठीक है, उस प्रयास से समझ जाते हैं, तो समझ लिए कि आप जो है दृष्टांत कौशल के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो जब व्याख्यान के द्वारा
व्याख्यान के द्वारा यानी कि पढ़ाई के दौरान पाठ वस्तु पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती है, तब शिक्षक उदाहरण दे करके उसे समझाने का प्रयास करता है। दृष्टांत का प्रयोग प्रत्येक विषय के शिक्षण में किया जाता है और इसकी सहायता से अमूर्त नियमों की व्याख्या भी सरलता से की जा सकती है या की जाती है। ठीक है। दृष्टांत कौशल के घटक या तत्व पूछेगा तो आपसे बताना है। साधारण उदाहरण हम दे सकते हैं जिसको सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा हम बोल सकते हैं। और प्रकरण से संबंधित उदाहरण जो हम टॉपिक ले रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है उससे संबंधित कोई उदाहरण ले ले तो भी हम दे सकते हैं। साधारण उदाहरण ठीक है, कोई भी एग्जांपल अड़ोस पड़ोस का दे दिया वो बात अलग है, लेकिन जो उदाहरण हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं अगर उसी से दे दे तो वो भी बहुत बेस्ट है। तो इसके घटक तत्व कौन से, मनोरंजन का उदाहरण दे दे, कोई इंटरेस्टिंग उदाहरण मनोरंजक उदाहरण दे दे, श्रव्य उदाहरण दे दे, दृश्य उदाहरण दे दे, स्पर्श उदाहरण दे दे, तो ये सारे उदाहरण जो है दृष्टांत कौशल के घटक या तत्व माने जाते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरह का बनता है, आपसे पूछा जाएगा खुली किताब परीक्षा जो ओपन बुक पर एग्जामिनेशन हुआ था, जो कोरोना काल में बच्चों ने दिया था, हमने उनको करवाया था। तो खुली किताब परीक्षा को समझाइए या खुली किताब परीक्षा क्या होती है ये बताइए। ठीक है, तो दोनों में से किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। खुली किताब परीक्षा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें छात्र परीक्षा के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तक या अन्य कोई किताब जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ती है की मदद लेते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यानी किताब से देख करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब खुली किताब परीक्षा ऐसी होती है ना कि उस आपके सामने किताब भी रहेगी ना तो भी आप आंसर नहीं देख देख पाओगे या ढूंढने में टाइम निकल जाएगा आपको 3 घंटा, तो प्रश्नों को समझने में या उनके उत्तर खोजने में निकल जाता है। कुछ वैसे पाठ्यक्रमों में जहां शिक्षा का उद्देश्य यह देखना होता है कि छात्र नियमों, सूत्रों एवं तथ्यों का सही सही अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन पाए हैं या नहीं, इस ढंग की परीक्षा को शिक्षकों द्वारा संचालित किया जाता है। खुली किताब परीक्षा निम्नलिखित दो परिस्थितियों में अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो कौन सी वो परिस्थितियां हैं आपको बतानी होगी। तो खुली किताब परीक्षा की जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं उसकी हम बात करें, जब शिक्षक ये सोच चाहते हैं कि छात्र बताए गए तथ्यों को सिर्फ याद ही ना रखे बल्कि उसका सही सही प्रयोग करना भी सीखे। दूसरा, जब शिक्षक यह चाहते हैं कि छात्र यह सीख ले कि एक समय सीमा के भीतर संदर्भ सामग्रियाँ जो रेफरेंस मटेरियल आपको दिया गया है का प्रयोग कैसे किया जाता है। शायद यही कारण है कि गणित, सांख्यिकी, मनोविज्ञान के सांख्यिकी की परीक्षाओं में छात्रों को बहुत सारी तालिकाएं और सूत्रों की सूचियों को पुस्तकों को और सूचियों की पुस्तिकाओं को उन्हें दे दिया जाता है। आप नीट के एग्ज़ाम तो छोड़िए, नीट के एग्ज़ाम तो आपके एमसीक्यू बेसिस होते हैं। आप इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में आप एडमिशन जैसे लेते हैं, कोई आपका दोस्त हो इंजीनियर तो आप उससे पूछिएगा कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको क्या कोई बुकलेट मिलती है जिसमें तालिकाएं हो, सूत्र हो, लॉग बुक हो, इस तरह का कोई गाइड मिलता है। तो बोलेगा यस हमें मिलता है, कुछ ना कुछ जो है सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है। लेकिन वो सपोर्टिंग मटेरियल मिलने के बावजूद भी आप जो है वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो। यही तो एग्जामिनर चाहता है कि आपने क्या सीखा है, क्या आपको सामग्री दी जा रही है, क्या उसका सही प्रयोग कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ आपको से मतलब इन दो परिस्थितियों में जो है ये महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है खुली किताब परीक्षा। अब आगे जो है क्वेश्चन की बात करें, एक अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक अच्छी शिक्षण विधि मतलब अच्छी, आप अच्छी तरह से पढ़ाएंगे तो वो कौन सी विधि होगी, उसकी क्या मतलब उस विधि की क्या विशेषताएं होंगी। तो अच्छे शिक्षण विधि में सहानुभूति का भाव होता है। हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनसे सहानुभूति रखेंगे, डांट करके एकदम चिल्ला करके आंखें आंखें मतलब लाल करके नहीं देखेंगे, उनको बड़े प्यार से समझाएंगे। अगर गलती भी करते हैं तो समझाने का प्रयास ही करेंगे। अच्छा शिक्षण विधि सहयोगी होता है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो घरेलू हो फिर भी हम उसका संयोग करते हैं। अच्छा शिक्षण विधि लोकतंत्रवादी होता है, ठीक है, यानी कि समाज का कल्याण के लिए होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है। अच्छा शिक्षण विधि सुझावात्मक होता है, यानी कि सुझाव देने लायक होता है। अगर भाई कोई बात नहीं, तुमसे यार ये नहीं हो पा रहा तो ये करो, ये सही रहेगा तुम्हारे लिए, तो सुझाव देते हैं। अच्छा शिक्षण विधि सीखने में समुचित ढंग से मार्गदर्शन करता है। ठीक है, साथ अच्छा शिक्षण विधि जो हम सिखाना चाहते हैं ना तो उस सिखाने के लिए अच्छा मार्गदर्शन करता है। अच्छा शिक्षण विधि जो है आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। ठीक है, कई कठिनाइयों का निदान करने के साथ साथ उसका उपचार क्या हो सकता है उसकी भी व्यवस्था करता है। ठीक है, सुनियोजित रहता है अच्छी शिक्षण विधि। ठीक है, और बालकों के अनुभव को मान्यता देता है अच्छी शिक्षण विधि, और प्रेरणादायी और प्रोत्साहन भी करने वाला होता है ये। इतिहास में कलिंग युद्ध के महत्व का वर्णन कीजिए।
तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा और सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट था। उसने कलिंग से युद्ध किया था। अशोक और कलिंग की सेनाओं के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंत में विजय अशोक की हुई। ठीक है, कलिंग में किसकी विजय हुई? अशोक की हुई। इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। 1 लाख घायल हुए। तो इनको भी मैं थोड़ा सा, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। ठीक है, 1 लाख लोग जो है घायल हुए और उससे कई गुना अधिक मारे गए। युद्ध की विभीषिका और रक्तचाप देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो उठा। भयंकर नरसंहार देखकर उसका मन पश्चाताप से भर उठा और उसने युद्ध के स्थान पर शांति की नीति अपनाई। उसने युद्ध यात्राओं के स्थान पर धर्म यात्राएं की। उसने युद्ध घोष को धर्म घोष में बदल दिया और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को नवीन दिशा प्रदान की। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है। आगे जो है, भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। आपसे पूछता है कि भारत की विदेश नीति की चर्चा कीजिए, भारत की विदेश नीति को समझाइए। तो सबसे पहले निशस्त्रीकरण में विश्वास रखते हैं हम लोग। ठीक है, विदेश नीति नीति हमारी क्या कहती है भारत की? निशस्त्रीकरण में विश्वास रखिए, यानी कि हम जो है निशस्त्र, यानी कि हमारे पास शस्त्र नहीं रहेगा। आरंभ से ही भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत रहा है निशस्त्रीकरण। ठीक है, दूसरा जो है सह अस्तित्व अथवा पंचशील सिद्धांत। ठीक है, तो आपसे पंचशील सिद्धांत पूछ ले तो आप थोड़ा सा इसमें बता सकते हो। विभिन्न देशों के अस्तित्व के प्रति सहनशीलता, जिसे पंचशील का नाम भी दिया गया है, भारतीय विदेश नीति की अन्य मौलिक विशेषता रही है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता। ठीक है, भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत विश्व के विविध देशों के साथ सद्भाव, सहयोग एवं मित्रता के संबंध स्थापित करना है। साधनों की शुद्धता पर आधारित। भारत की विदेश नीति गांधीवादी के प्रमुखता से प्रभावित है, जो साधनों की शुद्धता पर बल देती है। ठीक है, इसके अलावा रंग भेद का विरोध करती है भारत की विदेश नीति। वो काला है, वो गोरा है, वो पीला है, वो नीला। भारत ने हमेशा रंग भेद की नीति का विरोध किया है। रंग भेदभाव की नीति के चलते ही भारत ने सन 1954 में दक्षिण अफ्रीका से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए थे। कौन से सन में? 1954 में। विश्व शांति में विश्वास रखता है भारत। ठीक है, भारत युद्ध विरोधी है। भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से होना चाहिए, युद्ध से नहीं। ठीक है, इसीलिए हम जो है अभी तक किसी से युद्ध नहीं करते हैं जल्दी से, जब तक वो आगे से ना छेड़े। हमारी विदेश नीति ये भी कहती है, जब तक आप उंगली नहीं करोगे तब तक हम शांत हैं, लेकिन हम उंगली आगे से कभी नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है, यानी कि हमारे जो अंदर के मामले हैं उसमें भारत बोलता है कि हमारी जो विदेश नीति है, इसमें एक विशेषता ये है कि विविध देशों के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का प्रबल विरोधी हैं हम। सभी से मित्रता। तो विदेश नीति भारत की ये भी कहती है कि सभी राष्ट्रों से मित्रता करिए, उसी में विश्वास रखिए, ना कि दुश्मनी। संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था। संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत बहुत पहले से मानता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी भारत को मानने लगा है। भारत की विदेश नीति का एक सिद्धांत यह भी है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था रखता है। तो ये सारे पॉइंटों को जो है आप समझा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको समझते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य को अगर हम बताना चाहें तो कुछ इस तरह से बता सकते हैं। शक्तियां और कार्य जब भी पूछे तो आप थोड़ा सा आसानी से यही लिख दीजिएगा, आपका पूरा आंसर माना जाएगा। प्रधानमंत्री अपने पद को ग्रहण करते ही मंत्री परिषद का गठन करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के लिए उचित व्यक्तियों की सूची राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री स्वयं ही करते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के से इस्तीफा मांग सकते हैं। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। विदेश नीतियों का निर्धारण भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे या मृत्यु हो जाए प्रधानमंत्री की, तो उसके पद से हटा दिया जाए तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का प्रधान है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, उसको पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, और या फिर वो त्यागपत्र दे देता है, तो जो मंत्रिपरिषद उसके द्वारा बनाई गई थी, जो मंत्रिपरिषद थी, वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग
राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का पादेन अध्यक्ष भी होता है। तो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। अभी मोदी है तो मोदी है नीति आयोग का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र के प्रमुख गुणों का वर्णन किए। प्रजातंत्र जो हमारा तंत्र है, जो कि हम जो है जनतंत्र है, इसके गुण क्या होते हैं कि सभी के हितों की रक्षा होती है ना। सभी के हितों की हम रक्षा करते हैं, तो ये सबसे पहला हमारा गुण है। प्रजातंत्र सरकार जो है जनता द्वारा तथा जनता के लिए होती है, तो सभी के हितों की रक्षा करना इसका सर्वप्रथम धर्म है। सभी को विकास करने का समान अवसर, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, वो दलित वर्ग का है तो वो फलाने वर्ग का है, वो उस धर्म का है इस धर्म का है, ये सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता है प्रजातंत्र। ठीक है, इसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता की रक्षा, आपके विचार कैसे हैं, आपको चलने की आज़ादी है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप तानाशाही राज्य में नहीं हैं, आप ऐसे राज्य में हैं जहाँ पर जनता का शासन चलता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता की रक्षा भी होती है। पढ़ लेना, बाकी चीज़ें तो समझा रहा हूँ मैं सिंपली। उन्नति के समान अवसर, आप प्रगति करें उसका पूरा अवसर मिलेगा। आप विदेश जाना चाहें, कोई और जॉब करना चाहें, कोई और आप बिजनेस करना चाहें, तो वो सारे के सारे, चाहे आप सामाजिक की स्थिति में कैसी भी हो, आप कानून की दृष्टि से समान रहेंगे। नैतिक गुणों का विकास जो होता है, ठीक है, इसमें नैतिक गुणों का विकास यानी कि आपका दृष्टिकोण जो है सभी के लिए उदासीन होता है, यानी कि समान होता है। सबका आत्मसम्मान की भावना आपके अंदर होती है। जन कल्याण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है जनमत पर आधारित होता है, यानी कि जनता अपने द्वारा जो है किसी शासक को चुनती है। हम मत देंगे, हम वोट देंगे, तो जो है कोई शासक चुना जाएगा, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कुछ भी बनेगा। राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान, राष्ट्रीय चरित्र का मतलब हो गया कि जो अपना राष्ट्र है वो प्रजातंत्र के रूप में जो है उभरना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, उसका आत्मसम्मान होना चाहिए, उसमें देश प्रेम की भावना जो है वो जागृत होती है। तो इस तरह से राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है, इसका उत्थान होता है, सभी नागरिकों में प्रेम की भावना जागृत होती है। ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की कोई दो परिभाषाएं लिखिए, परिभाषाओं को ध्यान रखना है। ईवी वेस्ले के शब्दों में जो है सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। आपसे सीधा सीधा बोल देगा, सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं। यह परिभाषा किसकी है, तो आपको याद रखना है ईवी वेस्ले की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार क्या है, सामाजिक विज्ञान और लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये किसके साथ है, ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद के अनुसार। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो भैया सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में देखो, नागरिकता की शिक्षा होती है, यानी नागरिक कैसे बने अच्छे नागरिक। मानवीय संबंधों का अध्ययन कराया जाता है, वर्तमान घटनाएं बताई जाती हैं। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करवाया जाता है, सामाजिक और भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ललित कलाओं और प्राकृतिक विज्ञानों का ज्ञान करवाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा विश्व की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन जो है इसमें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में की जाती है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की विशेषताएं लिखिए। तो इसकी चार विशेषताएं मैंने लिखी हैं, जिसमें पहला जो है सामाजिक अध्ययन में मनुष्य के बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है मनुष्य का अध्ययन समाज की एक इकाई के रूप में किया जाता है, अर्थात केवल उन्हीं मनुष्यों की गतिविधियों का अध्ययन होता है जो समाज के अंग हैं। सामाजिक अध्ययन में मनुष्यों के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, और ज्ञान जगत में सामाजिक अध्ययन एक नवीन आयाम है। तो ये सारी की सारी मुख्य विशेषताएं हैं सामाजिक अध्ययन। सामाजिक विज्ञान पूछे, सामाजिक अध्ययन पूछे, कंफ्यूज मत होना, लिख देना। बाकी इसमें दोनों में, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में कुछ अंतर होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के उद्देश्य बताइए। जो सामाजिक अध्ययन करवाता है उस शिक्षक के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना, ये पहला उद्देश्य है। छात्रों को इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र के समन्वित पाठ्यक्रमों के तथ्यों की जानकारी देना, छात्रों में वर्तमान समस्याओं को समझने की समझदारी उत्पन्न करना। ठीक है, सामाजिक वातावरण के अनुकूल ढलने का प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, प्रजातांत्रिक आदर्शों का ज्ञान देना, छात्रों को शुद्ध विचार और चिंतन करने का प्रशिक्षण देना, छात्रों को सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करवाना, विश्व बंधुत्व की भावनाओं का विकास कराना, अधिकार और कर्तव्यों के संबंध की जानकारी देना, परिवार, नगर, ग्राम तथा देश को का चेतना युक्त सदस्य बनाना,
ठीक है। और साथ ही साथ जो है छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना, छात्रों को एक आदर्श और चरित्रवान नागरिक बनाना। तो इसमें से आप बहुत सारे पॉइंट जो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मान लो उद्देश्य पूछ दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन आया, आप 8 पॉइंट लिख दीजिए, 9 पॉइंट लिख दीजिए, 10 पॉइंट लिख दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है 12-13 पॉइंट लिखें। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको जो याद रह जाए आप वो लिख के आ जाएं एग्जाम में। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के प्रमुख लक्ष्य जो है कौन कौन से हो सकते हैं, आप बताइए। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? तो उत्तम नागरिकता का विकास करना पहला लक्ष्य है। ठीक है। सामाजिक भावना का विकास करना दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है सामाजिक समस्याओं का ज्ञान तथा निराकरण कैसे हो सकता है, ये तीसरा उनका लक्ष्य है। लक्ष्यों को याद रखिएगा, जो पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये लिखते हैं ना तो आगे आप आराम से केवल उसी को रिपीट कर दे। उत्तम नागरिकता का विकास जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से ही संभव है, या सामाजिक अध्ययन शिक्षक ही करवा सकता है, अतः ये उसका प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिखेंगे लेकिन मेन पॉइंट आपको सही लिखना है। मेन पॉइंट को आप अंडरलाइन करके लिखना, मोटे मोटे अक्षरों में लिखना। ठीक है। ब्लैक पेन से आप मेन पॉइंट लिख सकते हो। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनर का ध्यान जो है केवल मेन पॉइंट पे डालो, ना कि आपने आगे क्या लिखा है उस पे। बालकों में विभिन्न वित- अच्छा, वृत्तियों और कलाओं का विकास करना। ठीक है। ये भी एक जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण शिक्षक का जो है लक्ष्य होता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे एक चीज हाईलाइट कर लेना। JF फॉरेस्टर के शब्दों में सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य लक्ष्य तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों और सूचियों और कौशलों का निर्माण करना है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, किसका है? JF फॉरेस्टर का। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना, यानी कि देखो आप अगर देखना चाहो, मैं बता दूं अब थोड़ा सा एक चीज़। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के उद्देश्य जो है वो क्या होते हैं? तो उद्देश्य तो हम एक एक लाइन में लिख रहे हैं, इसका कोई मेन हेडिंग नहीं है। लेकिन जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के बहुत ज़्यादा हेडलाइन है। तो इन हेडलाइनों का आपको ध्यान रखना। चलिए, अब अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों को विवेचना करते हैं। सामाजिक विज्ञान की ये परिभाषा अभी मैंने बताई थी कि ये NCERT ने, सॉरी, ईवी वेस्ले की है। ये परिभाषा जो है ईवी वेस्ले की है। जिन विद्यार्थियों ने इसको लिख लिया है थोड़ा सा देख लेना। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईवी वेस्ले। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के सम्मुख वर्तमान विश्व को स्पष्ट एवं सुगम बना सके। यह कथन किसका है? तो ये बाइनिंग एवं बाइनिंग का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भवन, स्मारक चिन्ह, मुद्राएं एवं उपकरण किस प्रकार के स्रोत संदर्भ तात्कालिक तत्कालीन स्रोत संबंध में आते हैं, संदर्भ में आते हैं। इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं, यह कथन है। तो ये क्रॉम्वेल का कथन है। इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं, ये क्रॉम्वेल ने कहा है। सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता, वह विषय है। तो ये जो है कौन सा विषय है? वो रसायन शास्त्र। देखो सामाजिक अध्ययन में नागरिक शास्त्र आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है। रसायन विज्ञान जो है ये रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र जो है केमिस्ट्री का विषय है, विज्ञान का विषय है, केवल विज्ञान का विषय है, सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि है, तो पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाता है। ठीक है। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग माना जाता है। रजिया सुल्तान के पिता का नाम जो है इल्तुतमिश था। इतिहास को जानने के विभिन्न संकेतों के बारे में लिखिए। तो कौन कौन से संकेत हो सकते हैं? तो एक तो हो सकता है आपका चार्ट, जिसमें तालिका चार्ट हो सकता है, वृक्ष चार्ट हो सकता है, समय चार्ट हो सकता है, प्रवाह चार्ट हो सकता है, और फिर आपका चित्रात्मक चार्ट हो सकता है, और संगठन चार्ट भी हो सकता है। तो पहला तो ऑप्शन है कि आपका चार्ट हो सकता है। ठीक है। और दूसरा है समय रेखा एवं समय ज्ञान। तो इस समय रेखा और समय ज्ञान में क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है आपका स्थिति, दूरी और अवधि। भाई स्थिति उस समय की, दूरी और साथ ही साथ अवधि कितनी लगती है। समय लेखा चित्र हो सकता है, तुलनात्मक लेखा चित्र हो सकता है। ठीक है। या फिर अलग अलग भित्ति समय लेखा हो सकता है। ठीक है। साथ ही साथ जो है आप बता सकते हैं वंश वृक्ष तालिका है, विविध तालिकाएं हैं, रेखाकृति है और युद्ध योजनाएं हैं। ये सारे सारे इसमें
आते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। इसमें से 1-2 कम लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतिहास को जानने के विभिन्न संकेतों के बारे में बताना है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझानी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? देखो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी के बारे में पूछ सकता है। कार्य का वर्णन कीजिए। कार्य मतलब शक्ति की बात होती है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। जब संसद की बैठकें हो रही हों तथा किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इन्हें जो है कानून के ही समान मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं, ठीक है। अतः इन्हें क्षमादान का भी अधिकार है। अगर किसी को फांसी भी हो रही है ना, तो इन्हें वो राष्ट्रपति से ही मिल सकती है, प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकती। न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो तो उसे राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकते हैं या सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो है उनका कब तक होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई 5 कारण बताइए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के 5 कारण जो है, पारिवारिक षड्यंत्र था, ठीक है। बहुविवाह प्रथा के कारणों मौर्यों में आपस में जो है षड्यंत्र होने लगा था और प्रत्येक राजकुमार अपने राज्य को बढ़ा करके सत्ता हथियाना चाहता था। तो इस तरह से आपको लिखना है। अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी कि अशोक के बाद जितने भी मौर्य शासक हुए थे, उनके पूर्वज जो अशोक थे, उनके समान तेजस्वी नहीं थे। और इसके बाद है प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता। अच्छा प्रशासनिक कार्य नहीं होता था, है ना। शिथिल पड़ गए थे, बिल्कुल शून्य पड़ गए थे। आर्थिक कारण भी थे उसमें, राजकोष खाली होने लग गए थे। धार्मिक कारण तो थे ही कि भारत को जो है विश्व बंधुत्व की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन अशोक की ये जो भी नींव रखी थी अशोक ने, वो सारे के सारे जो है ये बिगाड़ना चाहते थे। राज्य सब बच्चों को 14 वर्ष की अवस्था की समृद्धि तक, या मतलब उस अवधि तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगा। यह प्रावधान खालिस्तान में है, तो अनुच्छेद 45 कहता है इसको। सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। परिभाषा ईवी वेस्ले की है, जो मैंने के ऊपर बताया था, थोड़ा एरर था उसको सही कर दिया है। अभिलेख विज्ञान क्या है? तो प्रस्तर, धातु, लकड़ी तथा मिट्टी आदि पर उत्तीर्ण पुरातन अभिलेखों का अध्ययन अभिलेख विज्ञान कहलाता है। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता का नाम बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं पद्मावत लिखने वाले। पूर्व वैदिक काल में परिवार का स्वरूप था। तो पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था, ठीक है, ध्यान रखना है। पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा है। प्राचीन कुरु जनपद की राजधानी थी, वो थी इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तो अश्मक। भारत के भागलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो उसको अंग के नाम से जाना जाता था, भागलपुर को। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। विजयनगर का प्रथम शासक जो है हरिहर प्रथम, ठीक है। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का, दो भाई थे जिन्होंने की थी विजयनगर की। कभी पूछ लेता, जनरली पूछेगा नहीं लेकिन पूछ ले तो, क्योंकि डीएलएड एग्जाम में थोड़ा सा घुमाने का प्रयास कभी कभी करता है, कभी कभी किसी विषय में, किसी प्रश्न में। ऐसा नहीं कि सब विषय में और सभी प्रश्न में। और जितने भी आप प्रश्न पत्र अब मेरे पास, मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट जब देखोगे तो वहाँ पर आपको 2019, 20, 21, 22, 23 इन सभी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पूरे प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। सारे के सारे प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। जो छोटे बड़े ज़्यादातर जो छोटे प्रश्न हैं, जो 1 अंकीय 2 अंकीय प्रश्न हैं, वहाँ तक मैंने सारे उत्तर उसमें लिखित रूप से दिए हैं। मेरा ही एक चैनल है, अगर मैं बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पे मेरा ही एक चैनल है, या हमारा ही एक चैनल है, जिस पर 2019, 20, 21, 22, 23 ये 5-6 साल आप जो देख रहे हैं, इन सभी वर्षों के पेपर बिल्कुल सटीक तरीके से सॉल्व किए गए हैं। बताया गया है कि किस तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, और उसमें सॉल्यूशन भी दिया है, ताकि बच्चे जो हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, वो उससे आंसर्स मिला लेते हैं कि हमारे कितने गलत हुए, कितने सही हुए। क्योंकि बाद में आके बुक में ढूंढना आपके लिए बस की बात नहीं है, तो हम उत्तर दे देते हैं।
जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम, आपके हर प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। जिसके पास जो प्रश्न पत्र होगा, आप मुझे बिल्कुल आराम से साफ-सुथरे पिक्चरों में जो है उसको सेंड कर देना, वो मैं बाद में बताऊँगा। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, और डीएलएड के नोट्स लेने का मैंने तरीका बता ही रखा है, अगर आप लेना चाहें तो। तो विजयनगर साम्राज्य जब स्थापित हुआ था तो उसको 2 भाइयों ने मिलकर के उसकी स्थापना की थी, जिनका नाम था हरियर और बुक्का। ठीक है? तो विजयनगर का प्रथम शासक जो था वो हरियर प्रथम था। तैमूर वंश ने भारत में प्रवेश कब किया था? तो 1398 में किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए तो 12वीं सदी के अंत में किए थे। एशिया के मध्य जनसंख्या वाले क्षेत्र में सम्मिलित कौन सा है? तो वो बर्मा है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दक्षिण अफ्रीका है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल था तो वो कौन था? राजा मानसिंह ये भी था, मुल्ला दो प्याजा था, और हकीम कुम, ये सभी के सभी शामिल थे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है। औरंगजेब किन मुसलमानों का विरोधी था? तो शिया मुसलमानों का विरोधी था। खालिस्तान एक क्रूर मंगोल योद्धा था जो संपूर्ण विश्व पर अधिकार करना चाहता था, वो चंगेज खान था। तंजौर का राजेश्वर का मंदिर खालिस्तान शासकों की स्थापत्य कला का नमूना है, तो चोल वंश का नमूना है ये। ठीक है? अशोक खालिस्तान साम्राज्य का एक महान योद्धा था, तो मौर्य साम्राज्य का अशोक था। ठीक है? आध्यात्मवाद का अर्थ लिखिए, तो यानी कि आत्मा का उत्कर्ष होता है। समाज में व्यक्ति का चरम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष प्राप्ति। सिंधु सभ्यता के लोग किन किन कलाओं में निपुण थे? तो चित्रकला, लेखन कला और कुंभ कला में। मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तो सुरसैन की राजधानी थी। नवपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? तो शिव जी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत ही प्रमुख नगर हैं, बहुत ही प्रमुख। आज भी हर जगह पे ये पढ़ाया जाता है, इतिहास में इसका नाम है। आदि मानव का पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। वेदों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 4 है। सामुदायिक साधनों के उपयोग को दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाकलापों के आधार पर समझाइए। सामुदायिक साधनों के उपयोग जो है वो दैनिक जीवन में कैसे, कौन से क्रियाकलापों के आधार पर करते हैं, उसको हमें बताना है। तो बालक के समुदाय में दैनिक अनुभव। ठीक है? ये पहला हम चरण लिख देंगे कि हमारा बालक के समुदाय में पहला, बालक के समुदाय में दैनिक अनुभव कैसा है। ठीक है? शैक्षिक भ्रमण। ठीक है? शैक्षिक भ्रमण भी हमारा इसमें आ जाएगा, तो ये आप पढ़ लोगे, इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं, आप समझा दोगे। ये शैक्षिक भ्रमण आ जाएगा इसका दूसरा। और इसके बाद जो है तीसरा आ जाएगा संदर्भ व्यक्ति, रिसोर्स पर्सन, और समुदाय के सदस्य से साक्षात्कार। पांचवा आ जाएगा स्थानीय योजनाओं में योगदान। जरूरी नहीं है कि आप पूरा बड़ा बड़ा लिखो, लेकिन इसमें से कुछ कुछ अंश आप जो चाहो, जो आपसे ना समझ में आए या फिर ना याद कर पाओ, लेकिन है तो बहुत सिंपल सिंपल, तो इनको तो पढ़ के आप याद कर सकते। बालक के मानव बालक के मानक व्यवहार से आप क्या समझते हैं? तो मानक व्यवहार यानी कि स्टैंडर्ड बिहेवियर जो बोलते हैं, वो क्या होता है? ठीक है? तो मानक व्यवहार से व्यक्ति का स्वयं का कल्याण होता है, यानी कि मानक स्टैंडर्ड बिहेवियर मतलब अच्छा बिहेवियर। यदि एक बालक समाज द्वारा निश्चित मानकों के अनुसार आचरण करता है तो निश्चय ही उसके सामाजिक संबंध दृढ़ होंगे, मतलब एक दूसरे से संपर्क अच्छा स्थापित होगा, उनका समायोजन उचित रहेगा और उसे सुख की प्राप्ति होगी। उनके व्यवहार में मानकों का स्थान को क्या स्थान है, इससे हम उस बालक को समझने में सहायता मिलती है। तब उसके व्यवहार में मानक कितना मानता है, वो मानक व्यवहार को कितना मानता है, उससे हमें उसके व्यवहार में सफलता मिलती है समझने में। ठीक है? उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, यदि कोई बालक किसी से रुपया उधार लेकर लौटाने की परवाह नहीं करता तो उसका यह निम्र या घटिया मानक व्यवहार, निम्न निम्न या घट यहाँ पे घटिया होना चाहिए था, ये घ कर लेना। ठीक है? निम्र या घटिया मानक व्यवहार हमें उसके व्यक्तित्व की कुछ झलक दे देता है, परंतु शिक्षक को इन शिक्षणों निरीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि किसी विशिष्ट मानक का अभाव या उसकी उपस्थिति का ज्ञान व्यक्ति के संबंध में हमारे अवबोध को भ्रमित भी कर सकता है, क्योंकि कुछ चतुर बालक अध्यापक के समक्ष विभिन्न मानक प्रस्तुत कर सकते हैं और कुछ नासमझ बालक अध्यापक की उपस्थिति में भी ज्ञान के अभाव में उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है? और कुछ नासमझ बालक अध्यापक की उपस्थिति में ज्ञान के अभाव में भी उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि भाई कहाँ पे कौन कितना चंट बन जाएगा वो समझ नहीं सकते हैं। जहाँ पर चतुर है वो मूर्ख बन सकता है, जो मूर्ख है वो चतुर बनने का प्रयास करता है। अतः सतही निर्णय लेना उचित नहीं होगा, यानी कि हमको केवल उसको देखते ही निर्णय लेना उचित नहीं होता, इसीलिए उसके मानक व्यवहार की चर्चा करना
आवश्यक है। इस तरह से बाल्यावस्था में सीखे गए मानक ही जीवन प्रयत्न चलते हैं, यानी कि हम बचपन में बच्चों को क्या सिखाते हैं, वही उसके जीवन का स्वरूप बदलते हैं। अगर बच्चों को शुरू से ही हम गाली गलौज सिखाएं, किसी का सत्कार ना करना सिखाएं, किसी को नमस्कार करना ना सिखाएं, तो वो जिंदगी भर अपने माँ बाप को तो छोड़ो, वो किसी को भी हाय हेलो नमस्कार नहीं करेगा। अतः ये देखना आवश्यक है कि बालक के मानक उचित मूल्य रखते हैं तथा उन्हें उचित मानकों का ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ये सब हम जो है इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। नैतिकता के संबंध में बालक की धारणा को समझाते हुए बालक के नैतिक द्वंद्व का वर्णन कीजिए। तो बालक नैतिकता के संबंध में बालक की धारणा क्या होती है? देखो, यौन आरंभ की आयु में बालक को अनेक पुरानी आदतों को त्यागना पड़ता है। ठीक है, यौन अवस्था में अब बच्चा था तो बच्चा बचपना करता था, अब जो है यौवन यानी कि यौवन की अवस्था में आ रहा है, तो वो बहुत सारी जो है आदतें जो वो पहले करता था उसको छोड़ेगा और नई आदतें अपनाएगा। इस अवधि में अपने अवयविक परिवर्तनों के कारण उसे हताशाओं, कुंठाओं और द्वंद्वों का सामना भी करना पड़ सकता है। 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के बालकों में प्रौढ़ नैतिकता के विरुद्ध खोश और क्रोध आता है। जो बड़े लोग हैं उनकी बातें जो है इनको चुभने लगती हैं। अब जब ये छोटे थे तो बड़े की बात से डरते थे ये, लेकिन जब इस उम्र में आ जाते हैं तो बड़ों की बातें जो है इनको बुरी लगने लगती है। वह इससे इससे जो है विद्रोह करने लगता है। किससे? अपने बड़ों से। अतः विकास के साथ साथ नैतिक व्यवहार में कमी आती है और अभिवृत्तियों में वृद्धि होती है। इसका कारण वृद्धि एवं विकास से ही जुड़ा छल है। ठीक है, अब बालक के नैतिक द्वंद्व क्या हो सकते हैं, मोरल स्ट्रगल क्या हो सकते हैं? अधिकांश बालकों में निम्न 3 क्षेत्रों में जो है निर्णय लेने होते हैं। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं? विपरीत लिंग से संबंध, यानी कि स्त्री पुरुष के लिए भिन्न नैतिकताएं होनी चाहिए। धूम्रपान और मद्यपान करने लगते हैं। ईमानदारी का और कानूनों का ना मानना, ये सारे के सारे जो है ये आते हैं नैतिक द्वंद्व में। ठीक है, अतः बालक तनाव से मुक्त नहीं होता और अनेक क्षेत्र में उससे अपने निर्णय स्वयं लेने होते हैं। तो हमें जो है बालकों को समझाना पड़ता है। तो ये चीज़ हमें बताना होगा नैतिकता के संबंध में जो धारणा है बालकों को, वो नैतिक द्वंद्व का हम इस तरह से वर्णन कर सकते हैं। बालक में नैतिकता का विकास किस प्रकार संभव है? तो नैतिक विकास जो मॉरलिटी हम सिखाते हैं किसी को, तो वो किस तरह से संभव हो सकता है? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो है बालक जो है वो कैसा है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, बालक ने क्या सीखा है वो भी देखेंगे। जो भी वो बड़ों से सीखता है वही दोहराता है। वो अगर बड़ा बड़ा उसके सामने शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है या कुछ और हरकतें कर रहा है, तो उससे जो युवा बालक है वो चीज़ सीखने में ज़रा सी भी देरी नहीं करेगा, उसको पकड़ लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है थोड़ा सा अपने तरीके से इसको, जो कि आपके डीलेड में लिखना होता है तो वो इस तरह से आप लिखो। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी होगी। नैतिकता के विकास के लिए शिक्षक इस दिशा में निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? पहला कार्य मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये कुछ कार्य हैं जो आप पढ़ोगे तो आराम से पढ़ सकते हो, बिल्कुल आसान से समझ सकते हो। जहाँ पे समझाने की आवश्यकता मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट जो है आप देख सकते हो। अब आइए, धार्मिक शिक्षा किसे कहते हैं? वर्तमान शिक्षा पद्धति में धार्मिक शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, आध्यात्मिक मूल्यों की बढ़ती हुई महत्वपूर्ण धर्म की इन मूल्यों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि आध्यात्मिक मूल्य जो होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि धर्म के मूल्यों की जो है आध्यात्मिक मूल्य और धार्मिक मूल्य थोड़ा सा अलग अलग हो जाते हैं। आध्यात्मिक मूल्यों की बढ़ती हुई महत्वपूर्ण धर्म की जो महत्वपूर्ण धर्म है कि इन मूल्यों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा से धर्म को किस प्रकार और क्यों जोड़ा जाए, इस संबंध में अनेकों विद्वानों ने अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट की हैं। इनके उत्तर में वान ह्यूसेन का कथन पर्याप्त है। धर्म का संबंध सभी सार गर्भित एवं सार्वभौमिकता तथा मानव अस्तित्व के महत्वपूर्ण मुद्दों यथा जन्म, प्यार, पितृत्व और पूर्वजों से शाश्वत काल से रहा है। इसकी उत्पत्ति, प्रकृति, अर्थ और उद्देश्य, इसका भाग्य घटनाएं रूप से घटनाएं जिनसे व्यक्ति कभी बच नहीं सकता, सबका उत्तर धर्म से जुड़ा है। अतः वह धर्म जो जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसके ज्ञान से व्यक्ति को वंचित रखना उचित नहीं है। इसलिए धार्मिक शिक्षा का महत्व है। तो हम बता सकते हैं धार्मिक शिक्षा जो है क्या होती है। धार्मिक शिक्षा जो है आपको जो है हर जगह से जोड़ के रखती है। तो आप उसमें जो है प्रकृति से जुड़ते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो है अपने
जन्म से जुड़ते हैं, अपने प्यार से जुड़ते हैं, अपने पितृत्व से जुड़ते हैं, अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। जीवन का ये धर्म जो है ये अभिन्न अंग है। धर्म के पीछे तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो आप इसमें समझा सकते हैं। सामुदायिक संसाधनों के महत्व को समझाइए। तो सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं अ, सामुदायिक भवन होते हैं अपने, आप समझ रहे हो ना? तो उस तरह का जो है सामुदायिक, क्या मतलब, जिस पर समुदाय का शासन होता है, समुदाय जिसको आराम से उपयोग कर सकती है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, उसी की बात है सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। उसका महत्व क्या है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्ष के अंतर्गत प्रयुक्त सामग्री ही पर्याप्त नहीं होती है। कक्षा कक्ष के बाहर सामुदायिक संसाधनों का अनंत भंडार विद्यमान है, जिसका प्रभावी उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किया जा सकता है। सामुदायिक संसाधनों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए माफट ने कहा है, कक्षा के बाहर का पर्यावरण एक स्वाभाविक प्रयोगशाला उपलब्ध कराता है। शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए समुदाय व्यापक अनुदेशन संबंधी सहायक सामग्री प्रस्तुत करता है। समुदाय मतलब हमारा जो समाज है। इन संसाधनों के अवलोकन और अनुदेशन से प्राप्त ज्ञान हमारे जटिल समाज में जीवन यापन करने हेतु नवयुवकों की शिक्षा का आधार बनता है तथा अपरियाय है। ठीक है, तो ये उसका कथन है, इतना बड़ा कथन है। बाकी आप जो है इसको थोड़ा सा इसी लैंग्वेज में लिखोगे, एक दो अक्षर आगे पीछे कर लो, या थोड़ा सा आपको समझ में याद नहीं आता तो भी आप अलग लिख सकते हो, लेकिन आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुनीश्वर प्रसाद का जो मत है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में या समाज विज्ञान के शिक्षण में सामाजिक साधनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे समाज में ऐसी सामग्रियों का बहुत बाहुल्य है, यानी कि बहुत सारी हैं, जिनके द्वारा हम छात्रों के समाज विज्ञान या सामाजिक विज्ञान संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि तथा पूर्ति कर सकते हैं। वस्तुतः समाज ज्ञान का वह अक्षय भंडार है जो छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से सतत उपलब्ध रहता है, यानी कि सापेक्ष उपलब्ध रहता है। आप जा करके जो है उसको अनुभव कर सकते हैं। सामुदायिक साधनों के अर्थ से क्या आशय है? तो इसका अर्थ हम बता सकते हैं, ये क्वेश्चन है तो इसको क्वेश्चन को कर देते हैं थोड़ा सा हाईलाइट। देखो, सामुदायिक साधनों का अर्थ क्या होता है, अभी मैंने बताया था। स्थानीय जो मतलब सामुदायिक साधन या स्थानीय प्रेत से तात्पर्य समुदाय के जीवन से संबंधित सभी तत्वों से है। वास्तव में ये सभी तत्व पाठ्यक्रम के अन्य पक्षों से भी संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को प्रभावित करने वाले वे तत्व जो मानव संबंधों की व्याख्या करते हैं, वे तत्व भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि होते हैं। यही जो है सामुदायिक साधन कहलाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कैसे हो जाएंगे? अब इसमें देखो, यह मैंने हाईलाइट किया हुआ है, प्राकृतिक तथा मनुष्यकृत वातावरण संबंधी, मानव संसाधन विशेषकर समूह और उसके पारिवारिक संबंधी, अभौतिक जैसे कि परंपराएं और रीति रिवाज, ये क्या है, सामुदायिक हो गए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। थोड़ा सा ये देखो, प्रोफेसर के जी सैयद के शब्दों की बात करें तो सामुदायिक विद्यालय समुदाय की आवश्यकताओं पर निर्भर रहना चाहिए और उसके पाठ्यक्रम में समुदाय की समस्त विशेषताओं का दिग्दर्शन होना चाहिए। ये प्रोफेसर केसी सैयद के वचन है, ये आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। योजना एक उद्देश्यपूर्वक कार्य है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यह कथन किसका है? तो W.H. कैलप्रिट का है। छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो उद्यमी विधि है। पाठ्यक्रम में सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपयोग में लाया जाता है। यह परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। स्रोत विधि में सहायक स्रोत के रूप में है, क्या है वो विधि? स्रोत विधि में पुस्तक। कक्षा में किसी वस्तु के वास्तविक रूप को प्रदर्शित करने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा, वो क्या होता है? मॉडल। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा छात्रों के तथ्यात्मक व खालिस्तान जांच ज्ञान की जांच की जाती है, तो ज्ञानात्मक ज्ञान की जांच की जाती है। मूल्यांकन खालिस्तान चलने वाली है, तो निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा को खालिस्तान बनाना मूल्यांकन का अर्थ है। उद्देश्य केंद्रित बनाना जो है मूल्यांकन का अर्थ है। उद्देश्य केंद्रित, कोई ना कोई उद्देश्य जो है वो जो लेना चाहता है, करना चाहता है, वो उस पे आधारित होना चाहिए। खालिस्तान शिक्षक प्रधान विधि के अंतर्गत आती है, तो व्याख्यान विधि जो है शिक्षक प्रधान विधि होती है। छात्रों की खालिस्तान को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, तो प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परीक्षा प्रविधि के रूप बताइए, तो मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है और प्रायोगिक हो सकती है।
मूल्यांकन के लिए क्या अनिवार्य है? तो मापन अनिवार्य होता है। व्याख्यान विधि से आप क्या समझते हैं? और इस विधि के उपयोग, लाभ और दोष बताइए। ठीक है, तो व्याख्यान विधि तो आप जानते हैं, व्याख्यान विधि से अभिप्राय अभिप्राय जो है भाषण द्वारा शिक्षण प्रदान करना। ठीक है, इस विधि में शिक्षक प्रस्तुत प्रकरण को सरल एवं सुबोध भाषा में समझाने का प्रयास करता है। इसमें शिक्षक अपने भाषण के दौरान पाठ्य पुस्तक और अन्य किसी साधन का प्रयोग नहीं करता है। इस विधि का प्रयोग जो है माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक कक्षाओं में किया जाता है। इस विधि में शिक्षक अपने भाषण से तथ्यों एवं घटनाओं को विस्तृत व्याख्या करके विद्यार्थियों को समझाता है। अब जो है व्याख्यान कौशल यानी कि व्याख्यान जो विधि है, इसके जो घटक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये सारे के सारे घटक हैं जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस सारे घटकों को याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से व्याख्यान कौशल के घटक होते हैं पूछ लेते हैं। व्याख्यान कौशल के घटक को समझाइए या लिखिए, तो आप ये सारे पॉइंट लिख दोगे। आगे आ जाइए, व्याख्यान विधि के उपयोग की बात करें तो व्याख्यान विधि का उपयोग पूछता है कि व्याख्यान विधि के उपयोग बताइए। तो विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण हेतु, ठीक है, व्याख्या तथा अथवा स्पष्ट करने हेतु, क्लेरिफाई करने हेतु, समय बचाने हेतु, प्रेरणा प्रदान करने हेतु, अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु। तो ये सारे 5 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें हमने बताया था अभी कि इसमें परंपरागत विधि होती है जिसमें पाठ्य पुस्तक विधि और व्याख्यान और भाषण विधि जो है शामिल रहता है। आधुनिक विधि जो मॉडर्न मेथड है उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 विधियाँ जो है हमारी रह जाएंगी। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। व्याख्यान विधि का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो जरूरी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है तो उनको हमें याद करना पड़ेगा यथावत, जैसे यहाँ पर बोला गया है। तो आप इसको इस तरह ही याद कर लेंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सारा का सारा आपको पॉइंट याद करना होगा। ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें जो है हमें याद रखने होते हैं जब हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। सामाजिक विज्ञान की सामग्री के संकलन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? जब हम संकलित करते हैं यानी कि जो भी हम प्रयोग में लाएंगे, ठीक है, तो उस समय कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे? तो हम इन पॉइंटों के माध्यम से बता सकते हैं भाई ये प्रयोग सामग्री जो है हमें लेनी चाहिए, इसकी संकलन करनी चाहिए, योग्यता स्तर का ध्यान रखना चाहिए, रुचिपूर्वक होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ जो है पर्यावरण में सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। उसके अलावा जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चों में अरुचि उत्पन्न कर दे। और दूसरा ये भी देखना है कि इसमें सामान्य छात्र भी आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस जिसको एकत्रित करने में जो है छात्रों को समय ना लगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक जो है H.C. मॉरिसन है। सामूहिकीकरण किस विधि का कार्यपद है? तो इकाई शिक्षण विधि का है। परियोजना विधि का अनुमोदन किया किसने? किलप्रिट ने परियोजना विधि के प्रवर्तक हैं। पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में वांछनीय परिवर्तन लाने का साधन है, यह कथन किसका है? तो ये दवे का है, RH दवे का है। निरीक्षित अध्ययन पद्धति को खालिस्तान अध्ययन पद्धति भी कहा जाता है, निर्देशित अध्ययन पद्धति भी कहा जाता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य पर सबसे पहले खालिस्तान ने व्यवस्थित विचार व्यक्त किए थे, तो प्रोफेसर BH ब्लूम। प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के खालिस्तान पर आधारित है, पूर्व ज्ञान पर। परियोजना विधि के जनक जो है किलपैट्रिक हैं। खालिस्तान ने इकाई शिक्षण के लिए 3 पदों का निर्धारण किया, तो मॉरिसन ने 3 पदों का इकाई शिक्षण में जो है प्रावधान किया, निर्धारण किया। सामाजिक विज्ञान का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, सोशल साइंस। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन है? तो ब्लूम है। हिस्टोरिया शब्द किस भाषा का है? तो ये ग्रीक भाषा का है। विद्यालय समाज का दर्पण है, यह किसका कथन है? तो जॉन डीवी का है ये। अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। करके सीखने का सिद्धांत आधारित विधि है किसका? परियोजना विधि का। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक H.C. मॉरिसन, अभी मैंने बताया था। अनुसंधान विधि का विकास करने वाले आर्मस्ट्रॉन्ग। संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है? अनुच्छेद 39 में। क्या विधि एवं प्रविधियों के उद्देश्य समान होते हैं? तो नहीं, प्रविधि अलग होती है, विधि अलग होती है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र जो है आप बता सकते हैं, तो बहुत सारे सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, कला प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस तरह से जो है हम बता सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र आप बता सकते हैं। नोट्स का मैंने बता दिया था, आप नोट्स किस तरह प्राप्त करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं भैया? तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यार सामाजिक विज्ञान जो है ये सब कुछ जो है उत्तम बनाने का प्रयास करता है। ठीक है,
तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनकी चर्चा यहाँ पे की गई है, जिनको आप आराम से लिख सकते हैं। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, आपकी इच्छा है जितने पॉइंट्स आप याद करना चाहें। जितना ज़्यादा याद करोगे उतना बेहतर होगा। कहीं पर आप कोई क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ पर सामाजिक विज्ञान में ये पॉइंट चेप दो। ठीक है, तो ये भी आपको एक लाभ होता है ज़्यादा याद करना। सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? विशेषताएं क्या है भाई? अच्छा दृष्टिकोण जो है बताता है, ठीक है। और वातावरण संबंधित ज्ञान देता है, ठीक है। साथ ही साथ ज्ञान को महत्व प्रदान करता है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, सभ्यता को समझने का मतलब ये एक वो है, अ, और मनुष्य और समुदाय का अध्ययन करवाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप लिख सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन के कितने विषय होते हैं? तो देखो, ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार इसके 5 ही विषय हैं। एक है इतिहास, एक अर्थशास्त्र, एक नागरिक शास्त्र जिसको राजनीति विज्ञान में भी ले सकते हैं आप, या राजनीति विज्ञान कह सकते हैं, एक समाजशास्त्र और एक भूगोल। इनको जब मतलब ये इतिहास को शामिल किया गया तो 1893 की बात है, अर्थशास्त्र 1893, नागरिक शास्त्र 1893, समाजशास्त्र 1911 और भूगोल को 1961। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि पर्यटन विधि क्यों है? ठीक है, यहाँ पर क्यों है, क्यों होना चाहिए, क्यों है? सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि पर्यटन विधि क्यों है? तो भाई पर्यटन विधि तो जो जाके आप एकदम सामने जो है, वहाँ पर जाकर के आप जो है इसको क्या कर सकते हो, देखोगे, जानोगे, महसूस करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके नॉलेज में बैठ जाएगी कोई भी चीज़। अब मैं बोलूँ आप आपने कश्मीर देखा है, तो आप बोलोगे हाँ देखा है। कैसे? तो टीवी पे। और टीवी पे देखना और वहाँ जाके देखना, अनुभव करना, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विधि पर्यटन विधि मानी जाएगी सामाजिक विज्ञान अध्ययन की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बताता हूँ। और पर्यटन विधि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पर्यटन विधि में जो है आप बता सकते हो कि इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान जो है मिलता है। चार दीवारी के बाहर निकल करके शिक्षा देने का मजा ही अलग है। स्थान स्थान पर घूम करके शिक्षा दी जाती है। ठीक है, पर्यटन विधि की जो जनक थे वो कौन थे पर्यटन विधि के? जनक को हाईलाइट कर लेते हैं। सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है, मैंने बता दिया ना, पर्यटन विधि है। ये तो सारे पॉइंट आप खरीदोगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यटन पर जाते समय तीन चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एनसीएफ 2005 के अनुसार जाते समय क्या क्या चीज़ आपको ले जानी है, ये ध्यान रखना। भ्रमण के प्रकार जो है स्थानीय या क्षेत्रीय भ्रमण हो सकता है, और अंतर जनपदीय हो सकता है, या सामान्य भ्रमण जिसको बोलते हैं। क्योंकि कौन कौन से स्तर तक होता है, भ्रमण के प्रकार को आपको याद रखना है। ठीक है, और अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण, या फिर प्रबद्ध भ्रमण या दीर्घकालिक भ्रमण जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। कितने समय तक होता है इसको आपको याद रखना है पूरी तरीके से। अब ये पर्यटन विधि के गुण क्या हो सकते हैं, इसकी खास बात क्या है? ठीक है, तो ये चीज़ें हम आराम से देख सकते हैं भाई। बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक होता है, रोचक होता है, सक्रिय अधिगम होता है इसमें, है ना। निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, जो भी आप वास्तविक परिस्थिति से आप जो है वहाँ पे मिलते हो, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। ये सारे पॉइंट इसमें डाल सकते हो आप, सारे पॉइंट। ठीक है, इसमें से जितना पॉइंट आपको इच्छा लगे उतने याद कीजिए, जो अच्छा लगता है वो याद कीजिए। मैं तो कहूँगा सारे याद कीजिए। दो चार 10 भूल भी जाओगे तो भी 5-6 लिख के आओगे। पर्यटन विधि के दोष भी आपसे पूछेगा, तो पर्यटन विधि के दोष क्या हो सकते हैं? खर्चीली विधि है, ऑब्वियस सी बात है। बाहर जाएंगे घूमने तो आप जैसे आपसे बोले, आपका स्कूल बोलता है कि चलो पिकनिक जाना है, 500-500 रुपये दो, 1000-1000 रुपये दो, तो आपको लगता है ना खर्चा है। इस तरह से इसमें समय और मेहनत और धन तीनों अधिक होने चाहिए। समय भी लगता है भाई, कहीं जाओगे तो तुरंत तो आओगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। घटना दुर्घटना की संभावना तो बनी रहती है जब जाओगे तो आप। और जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जो विकलांग है, शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, तो वो नहीं जा सकते। इसमें अनुशासनहीनता की समस्या भी उत्पन्न होती है भाई। बात टीचर एक दो जाते हैं, छात्र बहुत सारे रहते हैं, तो कोई इधर उधर भाग भाग जाए, कोई कुछ और मौज मस्ती करे, ये सारे बहुत सारे हो करके। और कभी कभी तो जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो ना कर करके कुछ और उद्देश्य पूर्ति हो जाती है, तो ये सारी समस्याएं हैं, दोष हैं। सामाजिक अध्ययन की समस्याओं का सीमाओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक अध्ययन की सीमाएं क्या हो सकती हैं? तो इसको हम बता सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जो कि आवश्यक भी हैं। सामाजिक अध्ययन बालकों को न केवल विभिन्न विषयों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, अपितु इसके साथ साथ इस विषय का यह भी उत्तरदायित्व है कि ऐसे
इससे ऐसी सामग्री से बचना होगा जिसका सामाजिक संदर्भ में कोई महत्व ना है। यानी कि हम तो समाज की बातें कर रहे हैं, और ये जो है सामाजिक, जो समाज से रिलेटेड नहीं है, जो सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड नहीं है, उसका ये महत्व रखता ही नहीं है। तो ये चीज़ इसमें समझानी है। नागरिक शास्त्र क्या है बता सकते हो आप, ठीक है। ये जो है नागरिक शास्त्र अंग्रेजी भाषा के शब्द सिविक्स का हिंदी रूपांतरण है, और सिविक्स जो है कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुई, लैटिन भाषा से। तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने। साक्ष्य क्या होते हैं, जिसको प्रमाण कहते हैं, आप आसानी से बता सकते हो। संज्ञान का क्या अर्थ होता है, ये बहुत बार आपको स्कूल में बताया होगा, कॉलेज में बताया होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली से अध्यापकों को मिलने वाले लाभों की चर्चा करिए। अब वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली से अध्यापकों को क्या क्या जो लाभ मिलेंगे, तो ये सारे लाभ बहुत सिंपल सिंपल से लाभ हैं जो अध्यापकों को मिलते हैं, तो ये लाभों को आप चर्चा कर सकते हैं। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन की परिभाषा हमने कई बार दी है, एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके आधार पर जो है हम क्या निर्णय लेते हैं कि भाई बच्चे में क्या सुधार हुआ है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या उसका पक्ष है, कैसा उसका पक्ष नहीं है, मतलब कुछ करके जो है उसके व्यक्तित्व गुणों की और शैक्षिक गुणों की जांच की जाती है, मूल्यांकन, ठीक है। और राइट स्टोन के अनुसार जो है, ये आप थोड़ा सा याद रखना, ये डेफिनेशन। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है, तो ये जो पूर्वाग्रह को प्रेजुडिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है लेटिन भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री एंड जूडिज्म, ठीक है। प्री का अभिप्राय है पूर्व, और जूडिज्म का अर्थ है निर्णय या धारणा। यानी कि इस दृष्टि से पूर्वाग्रह का शाब्दिक अर्थ हुआ पूर्ण निर्णय लेना या संबंधित सूचनाओं से पूर्ण लिया गया निर्णय। तो ये आप बता सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस तरह से लिखना होगा कि कौन सी चीज़ क्या बोलती है, फिर इसका अर्थ क्या है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, फिर बता दोगे ये भाषा ये इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, अर्थात मैं बता सकता हूँ कि इसका अर्थ ये हो। बाकी इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछता। आंकड़ों से आपका क्या अभिप्राय होता है, आप जानते हो सरल शब्दों में। आंकड़े क्या होते हैं कि भैया जो भी हम अनुसंधानित, जो भी कोई डाटा इकट्ठा करते हैं उसी को हम जो है आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। गैरेट का अनुसार आंकड़ा का जो है आप बता सकते हैं डेफिनेशन क्या है। खोज विधि क्या का क्या अर्थ है, तो आप जो खोज विधि का भी है जिसको डिस्कवरी मेथड कहते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसको लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं। आर्म स्ट्रॉन्ग जो है उनका श्रेय जो है इसको जाता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे आप। और निरीक्षण विधि का क्या महत्व है, निरीक्षण विधि के बारे में पूछ लेता है, ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। देखना ये माउस नहीं चल रहा यार। हाँ चल गया। अधिगम का सार रूप समझने के लिए पाठ्य पुस्तक क्यों आवश्यक है। भाई अधिगम जो कुछ सीख रहे हैं तो उसके लिए पाठ्य पुस्तक तो ही पद्धतियाँ हैं जो कि पुराने समय से चली आ रही हैं। तो इसलिए किसी विषय वस्तु को का जो सार समझना है, तो उसका समस्त ज्ञान जो है अधिगम के रूप में पाठ्य पुस्तक से ही मिलता है। तो पाठ्य पुस्तक को जो हम बिल्कुल सरलता से समझाती है, क्रमबद्ध तरीके से बताती है किसको किस चीज़ को कब पढ़ना है, उसका सब कुछ समुचित व्यवस्था रहती है। तो इसमें हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, मैंने केवल एक छोटा सा आपको एक गाइड किया है कि क्या चीज़ बोलना चाहता है ये। शिक्षण शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। भाई वही सामग्रियाँ जो अधिगम के समय प्रयोग की जाती हैं, जिससे शिक्षक जो है छात्रों को समझाने में सक्षम हो पाता है, वही शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। बालकों के समय की बचत होती है, और जो है साथ साथ अध्यापकों के समय की बचत होती है इन सामग्रियों से, ठीक है। सरलता पूर्वक जो है लोग इससे जुड़ पाते हैं, आसानी से जो है अपने अधिगम को समझ पाते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री में, ठीक है। ज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो ज्ञानात्मक विकास का अर्थ जो है, ज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य जो है क्या होता है, ऐसी क्रियाओं से है जिसमें चिंतन, प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष रूप से देखना, समस्या का समाधान निहित होता है। साधारण भाषा में ज्ञानात्मक क्रियाएं बौद्धिक क्रियाएं कहलाती हैं। ज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है समझने की शक्ति, स्मृति, तर्क शक्ति और बुद्धि का विकास। व्यक्तिगत अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड किसे कहते हैं, ये आप बताइए। व्यक्तिगत
अध्ययन विधि एक गहन अध्ययन है जिसके अंतर्गत बालक या व्यक्ति का उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके जीवन को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं तथा तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। तो हम किसी चीज़ का खोज करते हैं, किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन बोलता है। व्यक्तिगत अध्ययन बोलता है कि मैं जाकर उसका खोज करूंगा, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो वो व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है। ठीक है, क्या प्रभावित कर रहा है, किसको प्रभावित कर रहा है, क्यों प्रभावित कर रहा है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर बताओ। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर, तो आप ये जो है यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में मैंने दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर हो सकते हैं। अभी प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी, अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट कि कौन सी वीडियो आपने छोड़ दी है, नहीं देख पाए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। कुछ चीज़ें जो नोट्स में आपको समझ में नहीं आती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे बता दी जाती हैं आपको। तो वो चीज़ें ध्यान रखें कि जब आप नोट्स ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने सक्षम नहीं है कि नोट्स केवल पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाई जा रही हैं कि हमें नोट्स आपको देना है। ये वीडियोज़ इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि आपको समझा सकें कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, क्या कहने का इस प्रश्न का मतलब है, क्या मीनिंग है। तो प्लेलिस्ट आ रही है, उसको चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ MPDELED के नोट्स जो आप लेना चाहते हैं तो उसका माध्यम मैं बता चुका हूँ। तो ये रहा इसकी प्रक्रिया, आप सिंपली तरीके से ले सकते हैं। ये आपका सिंपल है कि MPDELED 2024 की जो तैयारी चल रही है उसका सेकंड ईयर के नोट्स 599 में ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, PDF फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स जो है PDF रहेंगे। ऐसा नहीं कोई ऐप दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक हज़ारों बच्चों ने ले लिया और खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, प्रिंट आउट करके पढ़ रहे हैं, अपने आप जो भी मेन चीज़ है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ आ रहा है। आपकी MCQs की वीडियो भी जल्द से जल्द आएंगी, जैसे ही आपका ये पूरा मैं कोर्स करवा देता हूँ। इसके बाद MCQ स्टार्ट कर लेंगे, वन वर्ड स्टार्ट कर लेंगे। इस तरह से हम जो है एक एक वीडियो उसकी भी डालेंगे, ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न कुछ रह गया है उसको भी मैं दूर कर दूं। बस आपको आसानी से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है और बिल्कुल रट लेना है। अगर समझ भी नहीं पाते हो, रट लो। 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लेकिन रट लो। एग्ज़ाम के टाइम में आप जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करोगे। जो आप फर्स्ट ईयर में महसूस कर चुके हो तो आपको सेकंड ईयर में नॉलेज हो चुका होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना फ़ायदा होगा आपका। तो विश्वास करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो है अपने आप को बेहतरीन तैयारी करके और बेहतरीन रूप में देख पाओगे और अच्छा स्कोर करोगे इस एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट देखिएगा अगर आपने कोई वीडियो छोड़ दी है तो।